Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rohit Joshi. So today we are going to start with important question of history. So let's go class. तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साइनी ने की थी, रखालदास बनर्जी ने की थी, एम वत्स ने की थी या अन्य ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साइनी ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, वह कौन सा शासक था जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अन्य ने? तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। सुलेमान ने किस राज्य को रुहम्मा कहकर पुकारा था? रुहम्मा का मतलब होता है दयालु। सुलेमान एक राइटर था जिसने किस राज्य को रुहम्मा कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाल राज्य को रुहम्मा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट बात करते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से विदित होता है कि नागभट्टद्वितीय ने तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया था? कौन सा अभिलेख था जिससे पता लगता है कि नागभट्टद्वितीय ने तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर के अभिलेखों से हमें पता लगता है कि तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया था नागभट्टद्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में न्यायालयों को कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में न्यायालयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विदित के नाम से न्यायालयों को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्य उदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? कि पुरोहित अगर बलि नहीं देंगे तो सूर्य का उदय नहीं होगा, ये कौन सी ग्रंथ की में लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंदर ये बात लिखी गई है पुरोहितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता नगर नियोजन, ईंटों का आकार, निम्नलिखित में से किस विषय क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता ने विभिन्नता पाई जाती है? नगर नियोजन में, ईंटों के आकार में, बाट व नाव प्रणाली में, घरों के आकार में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, घरों के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने, सर जॉन लॉरेंस ने, पैथिक लॉरेंस ने, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने? तो किसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था? अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने क्या किया था? वहाबी आंदोलन का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्र निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? सतलुज के, सिंध के, गगर हाकरा के या रावी के? हड़प्पा संस्कृति के जो स्थलों का सर्वाधिक केंद्र निम्नलिखित में से किनके किनारे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गगर और हाकरा जो नदी है उसके किनारे हड़प्पा संस्कृति के केंद्र अधिक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से रचना किसने की थी? अशोक तथा मौर्य साम्राज्य के पतन की जो रचना थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, रोमिला थापर ने ये ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। 972 ईस्वी में किसके शासक ने राष्ट्रकूट को राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? 972 के अंदर किस शासक ने राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा परमार शासक सियक ने क्या किया था, मान्यखेत को तहस नहस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? जहां पर शिव के भगवान की शिक्षा का केंद्र नहीं था। आपके सामने 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप हमें जल्द से कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्थान था जहां पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में शैव शिक्षा का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से समृद्ध किया जाता है, निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। जो ताम्र मूर्तियों का जो एक निदान है वो हड़प्पा संस्कृति के काल में समृद्ध किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा स्थान है जहां पर ये स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ऋग्वेद काल में निशक किस अंग का आभूषण है? ऋग्वेद काल में निशक किस अंग का आभूषण है? गले का, कान का, कमर का या पैर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गले का आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है। सुमेरिया का सूसा नगर में प्राय 30 मोहरें हैं जिसे सिंधु नगर का संबंध है, वह कौन सी है? मोहनजोदड़ो, लोथल, दैमाबाद, कालीबंगा। तो देखते हैं कौन सी है, लोथल। लोथल से प्राप्त हुई है सुमेरिया नगर की 30 मोहरें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। अशोक के किस अभिलेख से यह उल्लेख किया है कि उसने लुम्बानी गांव में धार्मिक कर को माफ कर दिया और मालगुजरी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया गया? भी अशोक ने ये बात कौन से अभिलेख में लिखी थी कि उन्होंने लुम्बानी गांव में क्या किया था, उन्होंने कर को माफ कर दिया, धार्मिक कर को माफ कर दिया था और मालगुजरी के रूप में 8वें हिस्से का तय किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से अभिलेख में लिखा गया है? रूमन देही अभिलेख में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? होमी जहांगीर भामा को, सत्येंद्र नाथ बोस को, हरगोविंद सिंह खुराना को, जगदीश चंद्र बोस को? तो क्या आंसर होगा इसका, किसे नाइट की उपाधि दी गई थी 1917 में? तो जगदीश चंद्र बोस को क्या की गई थी, नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1765 में, 28 अक्टूबर 1766 में, 30 अक्टूबर 1768 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रस्थान और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? इनमें से कौन से श्रृंगार की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी? ताम्र दर्पण की, हाथी दांत के कग्गे की, सुरमा लगाने की सलाइयों की, या केश रंग रोगन की जिसे हम खिजाव कहते हैं? अगर आपका क्वेश्चन सही है, इसमें से जो आपको लगता है भी सही होगा तो उसे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। कैश रंग रोगन
की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कैन में, कठोपनिषद में, श्रोतेश्वर में, मुंडक में। तो किस में उपनिषद में मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी में, कठोपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जगत ईश्वर है और जगत ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में या ब्रह्म सूत्र में? तो बताएं कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म सूत्र में बताया गया है कि जगत ईश्वर है, ईश्वर ही हमारी आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कारदान से संबंधित विचार सत्य है? ब्राह्मणों पर कर का भार था, केवल वैश्यों पर कर का भार था, केवल क्षत्रियों पर कर का भार था या मात्र शूद्रों पर ही कर का भार था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल वैश्यों पर। वैश्य वो लोग थे जो व्यापार करते थे, उन पर ही क्या था? उत्तर वैदिक काल में कर का सबसे अधिक भार था, और ये बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? पूर्व वैदिक काल में राजा का पर किसका नियंत्रण रहता था? किसके कंट्रोल में रहता थे राजा? उत्तर वैदिक काल में पुरोहित और सेनानियों के गण और विद्या के सभा और समिति के, परिषद और समिति के। तो आपको अगर इस क्वेश्चन की जानकारी है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति का राजा के ऊपर पूर्व वैदिक काल में नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर के उपलव वंश की स्थापना किसने की थी? अवंतीवर्मन ने, ललितादित्य, मुक्तापिंड ने, रानी दिद्दा ने, हर्ष ने। कश्मीर के उपल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, अवंतीवर्मन ने उपल वंश की स्थापना कश्मीर के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कौन सा सिख गुरु था जिसने फारसी के अंदर जफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरराय ने, ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरकिशन सिंह ने, गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया था? फारसी के अंदर जफरनामा लिखा था। 27 की बात करें, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? अफगानिस्तान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, बहरीन के साथ या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर बताइए हमें क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा कालीन के लोग समृद्ध व्यापार अफगानिस्तान के साथ भी करते थे, मेसोपोटामिया के साथ भी करते थे और बहरीन के साथ भी उनका व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ठगी प्रथा का उन्मूलन समृद्ध गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो अब बताइए कौन उन्मूलन के समृद्ध में गवर्नर जनरल था ठगी प्रथा का? तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के, बंगाल के, कर्नाटक के, बीजापुर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवध के शासकों को नवाब कहलाते थे। तो इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री की, एमसीक्यू क्वेश्चन की, वो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।